गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीवन और गुड इवनिंग प्रदीप सर। देखो लास्ट क्लास में सर ने सॉल्यूशन वाला चैप्टर करवा दिया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इनऑर्गेनिक का पार्ट हमारा डी और एफ ब्लॉक के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली इंटरव्यू में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता है इनऑर्गेनिक बेसिकली मैं देख रहा हूं तो इनऑर्गेनिक में स्टार्ट करूंगा, वो लास्ट में सर को कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लगेंगे तो फिर सर बाद में वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं फिर सर। तो देखो अगर हम लोग डी ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। देखो डी ब्लॉक में जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहला क्वेश्चन ये होता है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है। जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है। तो ध्यान रखना, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलने का जो मेन कारण है वो ये है कि बेसिकली ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाए जाते हैं, इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इनकी जो पोजीशन है वो एस एंड पी ब्लॉक के बीच में है। और इससे थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये जो कंपाउंड बनाते हैं ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इनके कंपाउंड्स, एस ब्लॉक के कंपाउंड्स बेसिकली आयनिक होते हैं और जो पी ब्लॉक है उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली कोवलेंट होते हैं। तो इन जो ट्रांजिशन स्टेट, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो एलिमेंट्स हैं उनके जो कंपाउंड बनते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड्स के बीच में होती है। इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है यहां से, वो दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, देखो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जिंक, कैडमियम और Hg को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, मींस जिंक, कैडमियम, Hg डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है तो फिर कौन से एलिमेंट्स है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है, तो इसका रीजन जो होता है बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। क्योंकि फिर इनकी जो प्रॉपर्टीज है जिंक, कैडमियम, Hg और इनके जो कंपाउंड्स की जो नेचर होगी वो और डी ब्लॉक से अलग हो जाती है। जैसे और डी ब्लॉक एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लेकिन ये तीनों एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। तो बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स ये जो तीनों एलिमेंट हैं वो नॉन ट्रांजिशन। अब चाहे ये किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो, चाहे ये नॉर्मल एटॉमिक स्टेट में ले लो, इनका डी ऑर्बिटल हमेशा फुलफिल्ड होगा। तो इसलिए इनको नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसीडर किया जाता है। एक देखो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं या डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ध्यान से समझना, जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो 4s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं 3d से, ध्यान रख लेना, बिल्कुल सही है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो ध्यान रखना 4s से पहले निकलते हैं उसके बाद 3d से निकलते हैं। इसका लॉजिक आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो पहले 4s में भरे जाते हैं उसके बाद 3d में भरे जाते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो पहले 4s से निकलते हैं फिर 3d से। ऐसा क्यों, ये आपके लिए होमवर्क होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और जब आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। अगर कोई भी इश्यू हो आप हमें बता देना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे, प्रदीप सर को आप मैसेज कर दिया करो
आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, देखो वो आप याद रख लेना। फोर्थ नंबर पे कुछ जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ एलिमेंट्स का, वो आप ध्यान रख लेना भाई। अब देखो वो थ्योरेटिकल चीजें हैं, आपको याद ही रखना पड़ेगा, उनमें ये नहीं है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, लेकिन इसके साथ फिर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हाफ फिल्ड और जो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एज कंपेयर ज्यादा स्टेबल क्यों होते हैं। आप लोग पढ़ते आए हो, नो डाउट सब शुरू से पढ़ते आए हो कि जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और जो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों भाई? तो देखो इसके दो रीजन लिख के आना। एक तो रीजन होता है सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होता है वो सिमेट्रिकल मतलब सारे ऑर्बिटल्स में सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और दूसरा जो है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने से क्या होगा, इनकी जो एक्सचेंज एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होती है। एक्सचेंज एनर्जी मैक्सिमम। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, देखो मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपके पास डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन ये वाले, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी एक्सचेंज हो। ये वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड वाला इसके साथ भी एक्सचेंज हो सकता है, जो हमने कंसीडर कर लिया, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ। तो जितना ज्यादा एक्सचेंज होने की पॉसिबिलिटी होगी, बस आप दो वर्ड जरूर ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मैक्सिमम एक्सचेंज एनर्जी। जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। देखो एक जो है आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारे के सारे जो बेसिकली मेटल हैं वो मेटल हार्ड क्यों होते हैं। जो मेटल है वो हार्ड मींस कठोर क्यों होते हैं। तो देखो आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ रखा होगा कि किसी सॉलिड के हार्ड होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो उसकी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर होती है। ध्यान रखना सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स जो है क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर की फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए सारे के सारे जो मेटल होते हैं ट्रांजिशन मेटल वो सारे के सारे कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मरकरी है वो लिक्विड फेज में क्यों पाया जाता है। सारे के सारे जो आपके ट्रांजिशन मेटल हैं वो सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन आपका जो रूम टेम्परेचर पर वो भी लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। कहां पर, रूम टेम्परेचर पर। तो इसका रीजन क्या है, देखो एक्चुअल में एक चीज और बता दूं, अगर हम लोग इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मैं आंसर बताऊंगा, पहले कुछ बता दूं, तो जो आपका W वाला एलिमेंट है टंगस्टन जिसे बोलते हैं, पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है और मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। मेल्टिंग या मेल्ट तो पहले ही होता है, बॉइलिंग ही मान लो चाहे इसका, तो ठीक है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है कि मरकरी में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और आपको देखो पढ़ा होगा आपने कि किसी भी ट्रांजिशन मेटल में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन की जो कैपेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा है। आपको सबको पता है पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से क्रोमियम सबसे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, ध्यान रख लेना। मैंने थ्योरी की क्लास में बता रखा है रीजन, वैसे तो मैग्नीज बनाना चाहिए लेकिन बनाता है क्रोमियम। क्यों बनाता है मैंने क्लास में बता रखा है आप लोगों को। तो मरकरी में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके जो एटम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। मरकरी में क्या नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो ऑब्वियस है कि एटम्स दूर दूर रहेंगे, और एटम्स दूर दूर रहेंगे तो वो किस फेज में रहेगा, लिक्विड फेज में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक आप पढ़ लेना, देखो इसको कोई खास नहीं है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वहां पे कंसेप्ट चलता है हमारा हीट ऑफ एटोमाइजेशन का, तो थोड़ा सा आप देख लेना, कोई बड़ा इशू नहीं है ये।
इसके बाद देखो, केवल मैं बता रहा हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये भी, वो आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस की बात की जाए, अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस की बात की जाए तो ध्यान रखना, पहले एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, ठीक है, उसके बाद में एटॉमिक रेडियस कांस्टेंट रहती है, ठीक है, और इसके बाद में, सॉरी मैंने गलत बता दिया, शायद पहले डिक्रीज होती है ना सर, एटॉमिक रेडियस पहले डिक्रीज होगी, मैंने इंक्रीज लिख दिया है, पहले डिक्रीज होगी फिर कांस्टेंट रहेगी, सही है बिल्कुल, और फिर वापस इंक्रीज होगी। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर होता है, पहली रेडियस डिक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट रहती है, और फिर इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों? और इसका जो आंसर है वो दो कारणों से आपको देख के आना है, एक तो आपका जेड इफेक्ट और एक आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, और ध्यान रखना इसी को शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। अब देखो, आपको एग्जामिनर पूछेगा क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट सेम होता है या डिफरेंट होता है, ये भी आपको सर्च करना है। बाकी जो एटॉमिक रेडियस है पहले डिक्रीज फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज लेफ्ट टू राइट जाने पर, इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है वो दोनों से आपको समझा के आना है और इन दोनों को भी समझना है कि जेड इफेक्टिव किस तरह से इफेक्ट करेगा एटॉमिक रेडियस को, और जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो किस तरह से। ये थ्योरेटिकल चीज है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा आप लोगों को, क्योंकि ये सब आपका थ्योरी में पढ़ा हुआ है। बस एक कंसेप्चुअल आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम इसको किस तरह से रिप्लाई करके आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, एक जनरल क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि अगर हम लोग 3D 4D और 5D की अप टू डाउन जाने पर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो देखो, इसकी एटॉमिक रेडियस यहां पे तो इन दोनों की ज्यादा होती है, बस ध्यान रखना 3D की रेडियस सबसे कम और 4D और 5D की रेडियस लगभग बराबर होती है। कि जो 3D एलिमेंट्स है या जो 3D के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी रेडियस कम, और 5 और D जो ट्रांजिशन सीरीज है उनकी एटॉमिक रेडियस बराबर होती है, लगभग सेम होती है, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इनके बीच में क्या आ जाते हैं सारे के सारे लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स के लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, लेंथेनॉइड्स की साइड मतलब कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है, इसलिए ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, 4D और 5D सीरीज के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी साइज क्या हो जाती है, लगभग बराबर हो जाए। उसके बाद में जो नया क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, और एलिमेंट्स भी शो कर सकते हैं। तो देखो, इसका जो प्रॉपर आंसर है वो, इसका प्रॉपर आंसर ये है कि इसमें जो n-1 d ऑर्बिटल होता है और जो ns ऑर्बिटल होते हैं, इनकी बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। जो n-1 d सब सेल होता है और जो ns सब सेल होता है, ठीक है, इनके बीच की जो एनर्जी गैप होता है या एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। और इस एनर्जी डिफरेंस के कम होने से क्या होगा कि जो n-1 d ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली ns में चला जाएगा। ध्यान रखना, कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन 4s से निकलता है या 3d से निकलता है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन हमेशा ns से ही निकलेगा। जब दोनों इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे फिर ये इलेक्ट्रॉन पहले ही आएगा फिर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन पहले ही आएगा फिर ये आ जाएगा। आप कभी ऐसे मत सोच लेना कि 3d से भी निकल जाएगा, अरे भाई आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इनर से कभी निकले हैं क्या आज तक? इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पहले ns में ही जाएगा, क्योंकि आपकी डेफिनेशन भी क्या है ऑक्सीडेशन की, कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। इनर सेल से कभी इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इनर से जा रहा है तो पहले वो इनर वाला आउटर में जाएगा और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इसीलिए तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है।
अब अगर ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा पाएगा, तो वो फिर केवल एक या दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसमें क्या है, यहां का एनर्जी डिफरेंस कम है तो यहां के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे पहले वो एस में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ऐसा नहीं कि आप 3D से भी निकाल दोगे, वो बोलते हैं कि 3D से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन वो 3D से नहीं निकलता डायरेक्टली, वो पहले एस में जाता है, बाहर वाले में, आउटर मोस्ट है। ध्यान रख लो ना, बहुत काम की चीज है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें एक ही एलिमेंट ऐसा है जिसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। तो आपसे वो पूछ लेगा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो 3D सीरीज है उसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है ट्रांजिशन जिसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, और उसका जो नाम है वो आपको पता है, क्या करके आना है आपको, कॉपर +1 में भी स्टेबल होता है और कॉपर +2 में भी स्टेबल होता है। क्यों होता है +1, ये अब आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। +2 तो होगा, लेकिन +1 क्यों होता है, और फिर +1 है तो फिर +2 क्यों है, ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि यहां पे तो देखो D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये तो होना ही नहीं चाहिए। चलो इसका तो बता दोगे आप सीधा सीधा कि यार फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई होमवर्क नहीं बचा आपका। लेकिन कॉपर +2 की क्या कहानी है, वो क्यों स्टेबल है। ठीक है, इसके अलावा देखो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उसमें से हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दो एलिमेंट शो करते हैं, एक ओस्मियम और एक रुथेनियम +8। इसके अलावा देखो थोड़ा सा कलर्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका जो कलर है, कंपाउंड्स का कलर है, या ये भी कुछ कलरफुल होते हैं, तो उनके कलर का केवल दो ही कारण है आपका, एक तो डी ट्रांजिशन और एक आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीजें हैं, इनमें ऐसा कोई कॉन्सेप्चुअल चीजें तो बनेंगी नहीं। वो आपको बेसिकली दो ही चीजें पूछेगा कि कलर का कारण बताओ, क्या कारण है। फिर वो आपसे, मान लो आपने कहा डी ट्रांजिशन है, फिर वो आपको कह देगा कि MnO4, आपको कह देगा KMnO4। ठीक है, तो इसमें आपको फिर पूछ लेगा कि इसमें तो मैग्नीज में डी इलेक्ट्रॉन तो होते ही नहीं है, तो फिर डी ट्रांजिशन कहां से होगा, तो फिर इसमें क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होगा। और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि जो आपका एक तरह से लिगेंड मान लो इस ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन से मैग्नीज की तरफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये बेसिक चीजें आपको पता है। इस क्वेश्चन को बताने का जो मेन कारण यही है कि आपके माइंड में चीजें आ जाए बस, बाकी इसका लॉजिक आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है। देखो आपको कई बार क्या पूछेगा एग्जामिनर, क्या पूछता है, देखो मैं बताऊं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आपको ये कहेगा कि मेरे पास कॉपर के दो कंपाउंड हैं, मेरे पास या आपके पास कॉपर के दो कंपाउंड है XYZ, और फिर ये कहेगा वो आपको कि एक कंपाउंड तो कलरलेस है और एक कंपाउंड जो है वो आपका ब्लू कलर का है। फिर आपसे पूछेगा कि आप मुझे ये बताओ कि कौन से कॉपर में कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कौन से कंपाउंड में कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ध्यान रखना, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा कलरलेस कंपाउंड बनाता है, जबकि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। और ये आपने खूब पढ़ा होगा प्रैक्टिकल में, आपने सबने MSc कर रखी है, बाकी से भी ज्यादा कर रखा है, तो ये आपने सबने अच्छी तरह से पढ़ा है। ऐसे ही क्रोमियम +2 और क्रोमियम +3 के कॉम्प्लेक्सेज का कलर आपको ध्यान होना चाहिए। क्रोमियम +2 और क्रोमियम +3 के जो भी कॉम्प्लेक्स हैं उनका कलर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा निकिल +2 का कलर भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये सारी बेसिक चीजें हैं, क्रोमियम +2 और क्रोमियम +3 का भी पता होना चाहिए, और आपको निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में किस कलर के कॉम्प्लेक्स बनाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक जो है वो आपको
कलर के बारे में ध्यान रखना है, तो कलर के बारे में देखो, एक तो आप विबगोर वाला कंसेप्ट ध्यान रखना, जो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, और इसके अलावा जो रिफ्लेक्टेड कलर है, जो कि मैंने बता रखा है, ये जो आपस में रिफ्लेक्टेड कलर होते हैं इस तरह का कुछ, वो आपको राउंड शेप बना करके, ये कलर आप जरूर ध्यान रख लेना। अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा तो इसका रिफ्लेक्टेड कलर कैसा दिखाई देगा? ऑरेंज कलर दिखाई देगा। अगर वो कोई भी सब्सटेंस अगर वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका रिफ्लेक्टेड कलर कैसा दिखाई देगा? येलो कलर दिखाई देगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप देख लेना। एक आप लोग जो भी ट्रांजिशन, खैर नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेना, वो सारा आपको पता ही है बेसिकली, जिसने थ्योरी पढ़ रखी है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर डी ब्लॉक में देखा जाए तो डी ब्लॉक में जो दूसरा, आज की क्लास का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो है क्वेश्चन, वो ये है कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको कैटलिस्ट की फॉर्म में क्यों यूज किया जाता है। तो इसका आंसर आपको बता के आना है कि एक्चुअल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। मींस जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो रिड्यूसिंग रिएजेंट और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट दोनों की फॉर्म में मतलब काम कर सकते हैं, एक ही रिएक्शन। इसलिए इनका जो यूज है वो एज ए कैटलिस्ट किया जाता है। कैटलिस्ट क्या करता है? देखो, सरफेस प्रोवाइड करवाता है। तो सरफेस प्रोवाइड करवाने के लिए क्या होगा? कुछ ना कुछ तो एक उसको चाहिए ना बेस, तो वो कहीं ना कहीं उससे जो सब्सटेंस आपका उससे जुड़ने के लिए कहीं ना कहीं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करेगा। अगर मान लो वहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के जुड़ रहा है तो रिडक्शन हो गया, अब जब उसको छोड़ेगा तो फिर उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कुछ भी मान लो आप लोग, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसको उसके साथ रिएक्ट करना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ा ना आकर के बैठ गया कोई सब्सटेंस आ गया और कैटलिस्ट पे बैठ गया मेटल पे, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ एक्टिविटी, देखो भले ही हम ये कह रहे हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन आप यकीन मानो, मैं एग्री हूं इस बात से, हम पढ़ते भी आए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करता ही है अपने आप को, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम एड्जॉर्प्शन तो करेगा ही, और एड्जॉर्प्शन में भी केमिकल प्रोसेस होती ही है। तो जब कैटलिस्ट हम लोग फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो सब्सटेंस है उस मेटल से जुड़ने के लिए मेटल जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर। ठीक है, तो देखो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए आप लोगों को वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे डी ब्लॉक से, क्योंकि यहां से देखो जो मेन क्वेश्चन बनने की संभावना थी वो यही है। बाकी तो कुछ 5-10 क्वेश्चन प्रदीप सर ने लिख रखे हैं, वो आपसे डिस्कस कर लेंगे, तो ये मान के चलो ये मैटर आप लोगों के लिए खूब हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में वही सबसे पहला क्वेश्चन कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है। ये क्वेश्चन मेरे से खुद से इंटरव्यू में पूछा गया था जब मेरा इंटरव्यू हुआ था। मैम थी, मैम ने मेरे को पूछ लिया कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है। तो देखो अगर देखा जाए तो लॉजिकली एक सीधी सी बात है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो दो कारण है, दो तो क्या कारण, तो एक ही है कि इनमें जो जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाते हैं? n-2f सब सेल में जाते हैं, और ये सब सेल जो है वो डी के अंदर होता है, मतलब n डी के अंदर की तरफ होता है, इंटरनल साइड में होता है। मींस आप क्या बोल सकते हो? बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फील्ड n-2 एंटी पिनल्टीमेट सेल बोलते हैं उसको। एक वर्ड ध्यान रखना, मैंने आपको बता रखा है, एक तो n होता है, एक n-1 होता है और एक n2 n-2 होता है। ये आउटर मोस्ट सेल होता है, ये प्री पिनल्टीमेट सेल होता है, ये एंटी पिनल्टीमेट सेल होता है, और ये किसकी तरफ होता है? इंटरनल टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मींस इससे नेक्स्ट जो भी nd होगा, मतलब n-1 d होगा, उसके अंदर की तरफ होगा, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला।
आपको सीधा सा बनाना है, बताना है कि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोला जाता है कि इनका जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वो n-2f सब सेल में भरे जाते हैं, जो कि n-1d सब सेल के इंटरनल साइड में होता है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोले जाते हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे किसी बच्चे ने भेजा था, देखो आपको देख के लगेगा, इस क्वेश्चन को सुनकर के लगेगा, देखो ये क्वेश्चन आप 100% बता दोगे, लेकिन आप सही तरीके से नहीं बता पाओगे, क्योंकि मुझे पता है अगर आपकी जगह मैं भी होऊंगा तो नहीं सोच पाऊंगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था उस लड़के को कि जो लैंथेनोइड्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के कौन से पीरियड में होते हैं। अब देखो नो डाउट मुझे पता है आपको, लेकिन आप इंस्टेंट रिप्लाई नहीं कर पाओगे, मेरी गारंटी है। अगर याद है तो ही कर पाओगे, वरना तो फिर ढूंढते फिरोगे। मैं होता तो मैं भी ढूंढता, देखो कोई डाउट नहीं है इसमें, मैं नहीं कह रहा कि मैं बता देता, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बड़े, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि आपको आ नहीं रहा, 100% आता है आपको, लेकिन आप रिप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि फिर आप काउंटिंग में लग जाते हो। तो ध्यान रखना, लैंथेनोइड जो होते हैं वो 6 पीरियड में होते हैं, ये याद रख लेना थोड़ा सा, और जो एक्टिनोइड होते हैं वो 7th पीरियड में होते हैं, ध्यान रखना इस बात। क्या है ना सर, ये बच्चे को पता होता है लेकिन वो इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं कर पाता। तो ये चीजें, यार एक बच्चे को पूछा था ये क्वेश्चन, उस बच्चे ने मुझे बताया था कि सर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। तो ये थोड़ी सी चीज है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंथेनोइड्स में ऐसे कोई 3 एलिमेंट के नाम बताओ जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। तो ये भी एक सिंपल थ्योरेटिकल चीज है, आप लोग देख लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंथेनोइड में 6s, ठीक है, 5d और 4f, इनमें इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस क्या होगा? इनमें से पहले कौन से सब सेल में भरा जाएगा, फिर कौन से सब सेल में, और फिर सब कौन से? तो देखो n+l नियम से कर लेना, सही बात है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना हमेशा पहले 6s में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर 5d में भरे जाते हैं, और फिर 4f में भरे जाते हैं, ध्यान रख लेना। वैसे कर लोगे n+l से, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक जो है आपका एक एलिमेंट है प्रोमीथियम Pm, इसका ये पूछा जाता है कि नेचर में नहीं पाया जाता, ये नेचर में नहीं पाया जाता। तो ध्यान रखना, ये नेचर में इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि ये मैन मेड एलिमेंट है, मानव निर्मित एलिमेंट है, और ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ध्यान रख लेना इस बात, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल भी है, आप खुद इसको सर्च कर लेना। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद देखो थोड़ा सा लैंथेनोइड और एक्टिनोइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप हल्का फुल्का देख जाना, ठीक है। उसके बाद में देखो, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से पूछी जाती है, वो पूछा जाता है कि लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इसका कारण क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो अगर कहीं दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफ ब्लॉक से, एक वाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और दूसरा कि लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है और लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है। तो कारण तो आपको पता ही है, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन तो आपको पता ही है कि लैंथेनम से लेकर के ल्यूटेशियम तक कंटिन्यू इनकी साइज डिक्रीज होती जाती है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के दो मेजर कारण हैं। एक कारण तो ये है कि इनमें जो आउटर मोस्ट सेल, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो n-2f सब सेल में जाते हैं। और देखो n-2f सब सेल में जाएंगे तो ये सब सेल काफी अंदर की तरफ होता है, और जब जो सब सेल अंदर की तरफ होगा उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम हो जाएगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कम होने से ये बाहर के इलेक्ट्रॉनों को बहुत कम रिपेल कर पाएगा, और जब रिपेल कम कर जाएगा तो साइज बढ़ेगी नहीं, जबकि जेड इफेक्टिव कंटिन्यूटी बढ़ता रहता है। तो पहला कारण तो ये है कि इनका शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, क्यों? क्योंकि ये काफी अंदर की तरफ होते हैं, और दूसरा ये जो एफ ऑर्बिटल होते हैं इनकी साइज डिफ्यूज्ड होती है। डिफ्यूज्ड का मतलब है कि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिखरी हुई होगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिखरी हुई होगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी,
और कम होगी तो वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को कम रिपेल कर पाएंगे, जिससे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या शिल्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। जबकि हो क्या रहा है, जबकि जेड इफेक्टिव तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट कमजोर है, इसलिए जेड इफेक्टिव साइज को कम कर रहा है, लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट उस रेशियो में साइज को नहीं बढ़ा पा रहा, इसलिए जो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन है वो होता है। तो आपको ध्यान रखना, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के दो मेजर कारण है कि एक तो जो N-2F सब सेल है उनकी साइज डिफ्यूज्ड होती है, और दूसरा वो काफी अंदर की तरफ होते हैं, इसलिए इनका शिल्डिंग जो इफेक्ट है वो पुअर हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हाँ ये थोड़ा सा देख लेना कि अगर हम लोग इनकी एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस में देखो एक समरेशियम और एक इटर्बियम की साइज अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा होती है एटॉमिक रेडियस में, केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं। जब एटॉमिक रेडियस की बात की जाती है तो समरेशियम और इटर्बियम की साइज अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा होती है। ऐसा क्यों, ये आपका होमवर्क है। ऐसा क्यों, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ लेना। जो लेंथेनोइड के हाइड्रोक्साइड है उनकी नेचर नीचे जाने पे डिक्रीज होती है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना कि जो लेंथेनोइड्स होते हैं उनका सेपरेशन किस टेक्निक से किया जाता है। जो लेंथेनोइड्स होते हैं उनका सेपरेशन, तो आप एक वर्ड ध्यान रखना, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्या याद रखोगे, एक आप मिस मेटल का कंपोजिशन ध्यान रखना भाई, ये पूछा जाता है कई बार। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल होता है ये मिस मेटल। मिस मेटल का कंपोजिशन आपको बताना है, वो आप पढ़ लेना। देखो 50% सीरियम होता है, 40% लेंथेनम होता है, 7% आयरन होता है और 3% अदर एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा देखो जो एटॉमिक बम बनाया जाता है उसमें यूरेनियम 235 यूज किया जाता है, जबकि नेचर में मोस्टली जो यूरेनियम पाया जाता है वो यूरेनियम 238 पाया जाता है। तो पहले यूरेनियम 238 को यूरेनियम 235 में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसका यूज बम बनाने में किया जाता है। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, अगर वो यहां पे पूछा जाता है कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो 1945 में जो बम गिराया गया था उसमें यूरेनियम 235 यूज किया गया। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछा है किसी को, हमारे सर थे सीनियर प्रकाश जी डाबास, वो बता रहे थे कि मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए उनमें कौन सा यूरेनियम यूज किया गया। तो ध्यान रखना यूरेनियम 235 यूज किया। ठीक है, तो मेरे पास जितने भी क्वेश्चन थे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। अब प्रदीप सर ने 10-12 जितने भी 15 क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। प्रदीप सर, तो मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें। ये मान के चलना ये सेशन आपके बहुत काम आएंगे। मैं और प्रदीप सर पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं, जितनी मेहनत हम कर पा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं। आप लोगों से हमारा एक क्या रिक्वेस्ट तो क्या कहूंगा, लेकिन जितने भी लोग आप हमारे से जुड़े हुए हो इन वीडियोस के बारे में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि हमें भी थोड़ा सा फायदा मिले, और जब ज्यादा बच्चे होंगे तो कंपटीशन के लेवल का भी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो अब प्रदीप सर कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, देखो वैसे तो सर ने लगभग सारे क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने भी अपनी तरफ से लिखे हैं जो मुझे लगे कि हाँ ये क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही रहेगा जो सर ने अभी आपके साथ में डिस्कस किया है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज की फॉर्म के अंदर वो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा वो है ये कि जिंक, कैडमियम और मरकरी इनको वोलेटाइल मेटल क्यों बोलते हैं। जिंक, कैडमियम, मरकरी और मरकरी, आपको पता है मरकरी तो लिक्विड होता है
और जिंक और कैडमियम ये भी साथ के अंदर वोलेटाइल, मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेटल बोलते हैं। तो आपसे साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, तो वो सर ने भी आपको बता दिया कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और 4s2 दोनों में इलेक्ट्रॉन क्या है, भरे हुए हैं, तो इनमें मेटेलिक बॉन्ड बनेगा ही नहीं। इस वजह से क्या होता है, बॉन्ड नहीं बनाएंगे मेटेलिक, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, वोलेटाइल मेटल, वाष्पशील धातुएं। ठीक है ना। एक देखो ये क्या है, मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी। मरकरी के नीचे एक एलिमेंट और आता है, आपको ध्यान हो तो, कोपरनीशियम Cn, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 112। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख के जाना है, क्योंकि जब जिंक कैडमियम मरकरी की बात चले तो हो सकता है वो मरकरी के नीचे चला जाए। तो मरकरी के जो नीचे जस्ट जो एलिमेंट आता है वो एलिमेंट आता है कोपरनीशियम 112, और ये कैसा होता है, ये सॉलिड होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हालांकि मेल्टिंग पॉइंट इसका भी कम होता है, लेकिन ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक है। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलॉय क्यों बनाते हैं, मिश्र धातुएं क्यों बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट एलॉय क्यों बनाते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा जो आंसर है वो सर ने वैसे डिस्कस कर लिया था आपके साथ में, कि वो जो एटॉमिक जो साइज होती है वो पहले घटती है और फिर बाद में कांस्टेंट रहती है और फिर बढ़ जाती है। कॉपर की सबसे कम होती है और जिंक की क्या होती है, 3D के अंदर सबसे ज्यादा होती है। तो इनकी जो साइज होती है ना, वो साइज क्या होती है, सिमिलर होती है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी साइज क्या होती है, सिमिलर होती है। इस वजह से ये इजीली अलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको आंसर देना है ड्यू टू सिमिलर साइज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, क्योंकि एक दूसरे को क्या है ना, इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो प्रॉपर्टी है ना वो हमारी क्या होंगी, एनहेंस भी हो जाएंगी, और जो एलॉय बनेगा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है कि एलॉय का फॉर्मेशन करने में इनको हम क्यों काम में लेते हैं। आगे जो मैंने क्वेश्चन लिखा था, हाँ, इंटरस्टीशियल कंपाउंड, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो इंटरस्टीशियल कंपाउंड, हाँ, जिनको बोलते हैं अंतराकाशीय, हिंदी में अपन बोलते हैं इनको अंतराकाशीय कंपाउंड बनाते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं, मतलब क्या होता है इनके अंदर, तो ध्यान रखना। तो इनका जो क्रिस्टल लैटिस होता है, उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर कुछ नॉन मेटल जैसे कार्बन है, बोरोन है, हाइड्रोजन है, ये क्या है ना, ट्रैप हो जाते हैं बीच में। जो इनकी साइज क्या होगी, जैसे बीच के अंदर जो 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 गैप होता है क्रिस्टल लैटिस के अंदर, उसके अंदर क्या हो जाते हैं, ये ट्रैप हो जाते हैं इनकी साइज छोटी होने के कारण। और ये इंटरस्टीशियल जो कंपाउंड है, इनके बनाने के पीछे जो कारण होता है वो कारण क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने के बाद में क्या हो जाते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाता है, इनकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, एनहेंस। इसलिए हम क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। आपको पता है कोरोजन वगैरह हो जाता है, कोई मेटल अगर हम यूज में ले रहे हैं तो उसमें कोरोजन हो जाता है। तो कोरोजन को रोकने के लिए कि ज्यादा समय तक हमारी मेटल क्या रहे, सुरक्षित रहे एनवायरमेंट से, तो हम क्या यूज करेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड यूज करेंगे प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ऐसे ही सिंपल सा चलते चलते क्वेश्चन, कई बार क्या होते हैं, ऐसे एग्जामिनर होते हैं जो बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन आपके सामने फेंकते हैं, कि अचानक से आपको पूछते हैं तो क्या वो ध्यान ही नहीं आता। आपको पता रहेगा कि मुझे ध्यान है, लेकिन उसका आंसर देने में क्या होता है, कई बार हम अटक जाते हैं। जैसे ओलंपिक वगैरह में इनके अंदर अपन मेडल वगैरह लेके आते हैं, किसी को ब्रॉन्ज मेडल मिलता है, किसी को कोई सा मेडल मिल जाता है। तो ध्यान रखना वहां पर पीतल, पीतल आपने नाम सुन रखा होगा, आपको सामान्य वार्तालाप के अंदर पूछ ले, अगर इंग्लिश में बोलता है वो ब्रास, तब तो हो सकता है आप समझ जाओ, लेकिन कोई सा बोल दे कि ये पीतल क्या होता है, पीतल किससे मिलके बना होता है, तो ध्यान रखना ये जो बनता है ना, ये कॉपर और जिंक से, पीतल, तो अपन बोलते हैं ना ब्रास, BRASS, ब्रास, ये बनता है कॉपर और एक होता है अपना ब्रोंज, ब्रोंज मेडल भी होता है ना। तो ये बनेगा आपका कॉपर और टिन से, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात, कॉपर और टिन से, और ये कॉपर और जिंक से। देखो जिसमें जेड आ रहा है ना उसके अंदर जिंक नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, अल्टरनेट होते हैं। देखो ब्रास के अंदर क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, जबकि जिसमें जेड है ना उसमें ये नहीं आएगा, जिंक नहीं आएगा। तो ऐसे ही करके आप अल्टरनेट क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। तो ब्रॉन्ज और ब्रास किससे मिलके बनते हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी ये लैंथेनाइड वाला सर ने बता ही दिया आपको, ये हो ही गया।
के बाद में एक है कि थोरियम जो होता है ना, थोरियम के जो ऑक्साइड होते हैं उसको एटॉमिक फ्यूल में काम में क्यों लिया जाता है, एटॉमिक फ्यूल के अंदर काम में क्यों लिया जाता है। तो इसका जो आंसर आपको देना है, ये एक्टेनाइड होता है, एक्टेनाइड का ऑक्साइड है। गलनांक अधिक होने का, बहुत ज्यादा गलनांक होता है, बहुत ज्यादा गलनांक, मतलब हजारों डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर होता है, ठीक है ना। इस वजह से इसको किस में काम में लेते हैं, अपन एटॉमिक फ्यूल के अंदर काम में लेते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ड्यू टू वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये किस में काम में लिया जाता है, एटॉमिक फ्यूल के अंदर। उसके बाद में एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा लेंथेनाइड एलिमेंट ऐसा है जो चश्मा बनाने में काम में लिया जाता है। हमारे जो स्पेक्ट होते हैं, इन स्पेक्ट के अंदर ये क्यों यूज में लिया जाता है, कौन सा लेंथेनाइड है वो काम में लिया जाता है और क्यों लिया जाता है। तो आपको पता है जो सीरियम होता है ना, सीरियम जो जो आपका जो लेंथेनाइड है वो किस में काम में लिया जाता है, चश्मा बनाने में। क्यों? क्योंकि एक तो ये क्या यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो टेम्परेचर आता है ना उस टेम्परेचर को भी क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, अपनी आंखों तक ना पहुंच नहीं पाते। इसलिए सीरियम के ऑक्साइड ये किस में यूज किए जाते हैं, हमारे जो स्पेक्ट जो बनाए जाते हैं, आंखों के जो चश्मे बनाते हैं उसके अंदर हम इसको काम में लेते हैं, सीरियम के कंपाउंड को। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि अपन गैस मेंटल यूज करते थे। वो एक सफेद जाली का सा कुछ लगा हुआ आता था सिलेंडर के ऊपर, और फिर तिल्ली लगा के अपन जलाते थे, और बाद में वो गैस के साथ में जलता रहता था और खराब नहीं होता था। तो वो जो गैस मेंटल जो पहले के जमाने में हम काम में लेते थे, अब आजकल तो दूसरी तरीके की अपने पास में लाइटें वगैरह सब चीजें आ गई, लेकिन पहले वो यूज करते थे। तो उसमें कौन से जो अपने जो एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं वो काम में लेते थे, तो ध्यान रखना उसके अंदर भी एक तो सीरियम नाइट्रेट काम में लिया जाता था, और साथ में थोरियम नाइट्रेट, इन दोनों का मिक्सर यूज किया जाता है, जिसमें 99% तो हमारा थोरियम नाइट्रेट यूज होता था, और 1% कौन सा यूज होता था, सीरियम नाइट्रेट यूज होता था। और फिर इसको क्या किया जाता था, जलाया जाता था, जिससे ये जो नाइट्रेट है ना, ये नाइट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाते थे, हमारे ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते थे, थोरियम ऑक्साइड और सीरियम ऑक्साइड। और वो लंबे समय तक क्या होता था, धागा है ना, रेशम का जो धागा होता था उसके साथ में डिप करके बनाते थे इसको, है ना, तो वो खराब नहीं होता था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, सीरियम और थोरियम के नाइट्रेट गैस मेंटल के को बनाने के अंदर काम में लिए जाते थे। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले 2011 के अंदर जो पॉलिटेक्निक के अंदर जो लेक्चर की जो वैकेंसी निकली थी, उसके अंदर इंटरव्यू के अंदर मेरे से पूछा था कि एनएमआर शिफ्ट जो रिएजेंट होते हैं, एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट आपने भी नाम सुन रखा होगा, एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट, इसके अंदर कौन से एफ ब्लॉक जो एलिमेंट हैं वो काम में लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना, यूरोपियम और प्रोमीथियम, प्रोसोडिशियम सॉरी, ठीक है ना, ये काम में ले जाते हैं, ईयू और पीआर, ठीक है ना। थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसमें से ये यूरोपियम है, ये तो डाउनफील्ड के लिए यूज किया जाता है, और जो ये पीआर है ये किसके लिए यूज किया जाता है, अपफील्ड रीजन के लिए यूज किया जाता है। और बीटा डाइकीटोन कॉम्प्लेक्स होते हैं ये इसके, ठीक है ना। और दूसरा कि ये करते क्या है शिफ्ट रिएजेंट, इनको यूज ही क्यों लेते हैं हम शिफ्ट रिएजेंट को, ये क्या करते हैं, स्पेक्ट्रा को सिंप्लीफाई कर देते हैं, और जो ऑर्गेनिक जो सोलवेंट होते हैं उन ऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर इजीली क्या हो जाते हैं, ये डिजोल्व हो जाते हैं, इसलिए इनको एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट के रूप में काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना, आप इसको याद करके जाना अच्छी तरीके से, शिफ्ट रिएजेंट बहुत बार इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, शिफ्ट रिएजेंट का, एनएमआर शिफ्ट रिएजेंट के रूप में इनको हम काम में क्यों लेते हैं, ठीक है। के बाद में ये हो गया। हाँ, एक अभी सर ने जैसे डिस्कस कर रहे थे सर कि 3D से अपन जाते हैं 4D में, और 4D से हम जाते हैं किसके अंदर, 5D के अंदर। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ती है, और उसके बाद में और साइज बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ नहीं पाती, क्योंकि 14 लेंथेनाइड एलिमेंट आ जाते हैं, जिसके कारण आकार क्या होता है, लगभग 4D का और 5D का समान रहता है, बल्कि मैं यूं कहूँ कि 5D के अंदर कम और हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि जर्कोनियम और हाफनियम, इनको जुड़वा तत्व क्यों कहते हैं, वाई जर्कोनियम एंड हाफनियम, ठीक है ना, आर कोल्ड पेयर या ट्विन एलिमेंट, ठीक है ना, जुड़वा तत्व इनको क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों की साइज लगभग क्या होती है, समान होती है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि 4D और 5D के एलिमेंट है, दोनों की साइज लगभग सिमिलर है, इसलिए इन दोनों को हमने क्या बोल दिया, जुड़वा तत्व बोल दिया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक लेजर होता है, आपको ध्यान होता होगा, लेजर बीम वगैरह आ रही है, तो जो लिक्विड लेजर वगैरह आ रही है, जो होते हैं ना
काटने के काम में लेते हैं बहुत सारी मेटल शीट को वगैरह को, और इनको भी क्या है ना वो इजीली है ना कट कर देते हैं। तो उस लेजर के अंदर कौन सा एलिमेंट है वो यूज किया जाता है एफ ब्लो का, तो ध्यान रखना नियोडीमियम का जो ऑक्साइड होता है उसको काम में लेते हैं, Nd2O3 को काम में लिया जाता है पावरफुल लेजर बनाने के। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, क्योंकि बाकी तो सर ने सारे डिस्कस कर लिए थे, कुछ मेरे को लगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, तो वो मैंने आपसे पूछ लिए। एक दो क्वेश्चन एक बच्चे ने शायद मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर भेजे थे कि सर इनके आंसर करके, हाँ आंसर बताना, तो बाकी बच्चों के साथ भी अपन वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन थे, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ अभी। ध्यान रखना कई बार है ना आपको जैसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आपको यूं फंसाने के लिए बोल दे कोई एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, अगर उस रिएक्शन में मान लो मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगी या बढ़ेगी, तो तुम कहीं बोल दो कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये कभी भी यूज मत करना। हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, भले ही वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो या एक्जोथर्मिक हो, जब तक कि इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात नहीं की जाती। वो जो अपन पढ़ते हैं ना घट जाती, एक्जोथर्मिक होगी तो घट जाएगी, वो हम साम्य के अंदर बात करते हैं, क्योंकि वहां पर रिवर्स डायरेक्शन में जाने लग जाता है। ली चैटलियर जो प्रिंसिपल होता है वहां पर वो अलग कंडीशन है। नॉर्मल वे में जब भी अपने को बात की जाएगी कि एक्जोथर्मिक, भले ही एक्जोथर्मिक हो एंडोथर्मिक हो, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। एक बच्चे ने पूछा था कि सर रेट जीरो क्यों नहीं होती, फिर रेट जीरो कैसे होगी, एक बात बताओ, हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई रेट तो आएगी ना। अगर केमिकल रिएक्शन हो ही नहीं तो उसकी रेट जीरो आ सकती है, तो फिर उस केमिकल रिएक्शन का कोई सेंस नहीं है। जब वो अगर रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो अगर रिएक्ट करेंगे तो कोई ना कोई क्या होगी, उसकी रेट होगी। तो जीरो रेट का कोई मीनिंग नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। एक एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था कि जो फास्ट रिएक्शन होती है उसका सर ऑर्डर कैलकुलेट हम क्यों नहीं कर पाते। आपको पता है कि ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए कंसंट्रेशन चेंज देखना पड़ेगा अपने को। हमें जब पता लगे कि इस जो रिएक्टेंट है इसकी कंसंट्रेशन में चेंज करने से रिएक्शन पे ये चेंज हो रहा है, इसकी रेट डबल हो गई, आधी हो गई, ये हो गई, हम उस प्रभाव को देखेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। फास्ट रिएक्शन तो इतनी फास्ट होती है कि हम उस प्रभाव को क्या देख ही नहीं पाते। 10⁻⁻15 सेकंड के आसपास में क्या हो जाती हैं, वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो आप चेंज कैसे देखोगे। तो इस वजह से जो फास्ट रिएक्शन होती है उनका हम ऑर्डर कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये रेट जीरो वाला मैंने आपको बता ही दिया। एक वो बच्चा बोल रहा था कि सर वो आप कौन सी ट्रिक बता रहे थे, वो बॉन्ड ऑर्डर निकालने वाली, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाली। वो एक मैं आपको देखो, पहले तो मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ इसके अंदर ताकि आसान हो जाएगा अपने लिए। जैसे एक तो ClO4 माइनस है, आप ClO4 माइनस, देखो एक चार्ज आ रहा है ना, तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये तो हो गया आपका क्लोरीन, और ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, और बाकी जो ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ जाएंगी, डबल बॉन्ड से। तो 3 ऑक्सीजन बच गई। अब आपको क्या करना है, टोटल बॉन्ड काउंट करने। देखो 2 2 4 2 6 और 1 7, और 4 ऑक्सीजन है तो 7/4 इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसको आप कैलकुलेट करके निकालोगे, 7 में 4 का भाग दे लेना, मैंने लिख नहीं रखा है इसके अंदर 7 में। दूसरा जैसे आपका NO3 आ गया, मान लो ऐसे ही आपका क्या आ गया, NO3 माइनस। तो इसके अंदर भी आपको क्या बनानी है स्ट्रक्चर, तो एक ऑक्सीजन पे तो क्या आ गया माइनस, क्योंकि एक ही चार्ज आ रहा है यहाँ पे। एक ऑक्सीजन किसके साथ में बॉन्ड बनाएगी, डबल बॉन्ड के साथ में। अब एक देखो 3 हो गए, तो एक क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी अपन बॉन्ड ही मान लेंगे। तो देखो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 2 3 और 4, और 3 ऑक्सीजन तो 4/3। तो आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के भी क्या कर सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। ऐसे ही आपका कार्बोनेट है, जैसे CO3 माइनस 2, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखनी नहीं है आपको, CO3 माइनस 2। इसके अंदर भी क्या करना है, 3 ऑक्सीजन आ गई ना आपकी, तो C डबल बॉन्ड O, और 2 ऑक्सीजन है तो माइनस माइनस, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड तो बनेगा नहीं। देखो 2 3 और 4, 4 बॉन्ड और 3 ऑक्सीजन, तो 4/3 क्या हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से SO4 माइनस 2, SO4 माइनस 2। अब देखो 2 ऑक्सीजन है तो सल्फर के साथ में 2 ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि इन पे चार्ज आ रहा है, और जो 2 बच गई वो किससे जुड़ जाएंगी, डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगी। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 2 2 4 5 और 6, और 4 ऑक्सीजन तो 6/4 क्या हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। इसी तरीके से आपका PO4
-3। अब देखो 3 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, तो ये तो हो गया आपका फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन माइनस, दूसरी ऑक्सीजन माइनस, तीसरी ऑक्सीजन माइनस, और एक ऑक्सीजन बच गई, वो किससे जुड़ेगी? डबल बॉन्ड से जुड़ेगी। तो देखो 2 3 4 और 5, 5 बॉन्ड, और 5 में किसका? ऑक्सीजन की संख्या का भाग, तो 5/4 क्या हो गया इसका? बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब देखो आगे एक एग्जांपल और है ओजोन का, O3। ओजोन की जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, और ये आपका क्या आ गया? ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। तो देखो न्यूट्रल हो गई ना, एक प्लस और एक माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है? अपने को 3 ऑक्सीजन का भाग नहीं देना। बॉन्ड तो कितने हो जाएंगे? 2 और 1 3, लेकिन 3 ऑक्सीजन का भाग क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये जो चार्ज है ना सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। देखो यहां से कहां पे आएगा? यहाँ पे, और यहां से कहां पे चला गया? यहाँ पे। ये ऑक्सीजन अभी भी किस में रहेगी? प्लस के अंदर। देखो यहाँ पे तो माइनस आ गया, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड, लेकिन इस ऑक्सीजन पे अभी भी क्या है? प्लस का चार्ज है। तो देखो ये माइनस का चार्ज 2 ही ऑक्सीजन के ऊपर गया है, इसलिए हम यहाँ कितने का भाग देंगे? 2 का। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। तो 1.5 हो गया ना। चलो इसका 1.5 हो गया बॉन्ड ऑर्डर। इस तरीके से आप डायरेक्ट ही बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधी ऑक्सीजन का क्या दो? भाग दो। और बाकी के अंदर देखो क्या हो रहा था, इधर वाले के अंदर देखो ये जो चार्ज है ना ये सबके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए मैंने 4 का भाग दिया। कारण देखो आप, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर ये वापस इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, फिर ये देखो ये चार्ज यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना चारों ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ऐसे ही बाकी के अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तीनों ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होता है, इधर भी क्या होगा? चारों ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होगा। इसलिए मैंने ये संख्या का भाग दिया है। अगर किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर अगर चार्ज सबके ऊपर डिवाइड नहीं होता तो उस ऑक्सीजन को अपन क्या कर देंगे? कम, जैसे अभी ओजोन के अंदर किया था। देखो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया, अभी भी प्लस में है, पहले भी प्लस में था, दोनों कंडीशन में। इसलिए देखो डिवाइड किससे किया अपन ने? 2 से। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करो और नंबर ऑफ ऑक्सीजन का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। और यही क्वेश्चन ज्यादातर क्या है ना पूछे जाते हैं बॉन्ड ऑर्डर के। मैन जो भी मैक्सिमम आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। एक छोटा सी एक ट्रिक और, ये भी जो लिक्विड एलिमेंट वाला जो चल रहा था, आपको बताया आवर्त सारणी में जो द्रव जो धातुएं या तो जो तत्व एलिमेंट हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो उसके लिए ध्यान रखना, फ्रेंशियम, सीजियम एलिमेंट अपनी बात करें, ब्रोमीन और मरकरी। ये मरकरी तो आपको पता ही है, सबको ध्यान रहता है। तो देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, फिर, सजी, भूरी, गाय और मरकरी। ये द्रव तत्वों की संख्या हो गई किसके अंदर? आवर्त सारणी के अंदर। अगर आपसे कई बार क्या है ना, ये आया भी हुआ है शायद अभी थोड़े दिन पहले, कौन सी कोई एक एग्जाम हुई थी, उसके अंदर दे रखा था, उसमें गैलियम दे रखा था ऑप्शन के अंदर की कौन सा द्रव तत्व, सेकंड ग्रेड की थी, कौन सी थी। तो आपसे जर्नली वैसे ही पूछ ले कि आवर्त सारणी में द्रव तत्व कौन कौन से हैं, आपको कुछ आइडिया हो मरकरी के अलावा। मरकरी का तो सबको पता रहता है, मरकरी के अलावा कौन कौन से हैं। तो उस टाइम पे आप फिर सजी भूरी घाय को क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। तो ये द्रव तत्वों की संख्या आपके सामने आ जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आपको तो मस्त होके तैयारी करनी है। एक बच्चा बोल रहा था कि सर मेरे तो इतने कम नंबर बन रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, इंटरव्यू के अंदर लोगों के ऐसे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी, और उनके 23 नंबर आ गए 24 में से इंटरव्यू के अंदर। और जब उनका सिलेक्शन हुआ ना, तो कट ऑफ से सिर्फ 1 नंबर ही एक्स्ट्रा था उनका, या मैं कहूँ कि कट ऑफ के बराबर ही नंबर था। अगर 1 नंबर भी अगर उनके कम रह जाता तो वो सिलेक्शन से क्या हो जाते? बाहर हो जाते। इसलिए जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता जब तक आस नहीं छोड़नी है, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है जिनके नंबर तुम्हारे से ज्यादा हो वो इंटरव्यू के अंदर पहुंचे नहीं, बीमार हो जाएं, या उस टाइम पे उनका माथा खराब हो जाए, वो कुछ बोल ही नहीं पाए इंटरव्यू में। और वो जिन्होंने 140 नंबर ले रखे हों उनके 5 नंबर ही आ जाएं। बहुत सारे स्टूडेंटों के 6 7 नंबर भी आए हुए हैं इंटरव्यू के अंदर। इसलिए होपलेस नहीं होना है कभी भी, ध्यान रखना। ये सोच के जाना है कि मेरा तो सिलेक्शन होगा, तब भी सिलेक्शन होगा। अगर आपने सोच लिया कि नहीं होगा तो फिर होने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। और आप जो हम जो बता रहे हैं, जो भी क्वेश्चन वगैरह, आप तो इनको अच्छे से डिस्कस करो, इनके साथ में और भी पढ़ो, और जो दूसरे और जो स्टूडेंट है उन स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सा क्या करो, इसके लिए मोटिवेट करो ऐड करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या कर सकें, उसका फायदा उठा सकें, ठीक है ना। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपके नॉन हो, तो वहाँ पे आप इसको शेयर कर सकते हो। हम पूरी ईमानदारी से और मेहनत से आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, और यकीन मानो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है।
और अगर समय रहेगा लास्ट के अंदर तो हम और भी आपको कुछ अच्छा कंटेंट देने की हम कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपनी तैयारी में लग जाओ और होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मेरे तो कम नंबर हैं, क्या होगा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है। ओके, ठीक है सर, ख़त्म करते हैं।